गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। और ऐसे ही डेली रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस कोरोना काल में जैसी लोगों की बेबसी तथा प्रशासन की असंवेदनशीलता और काहिली दिखाई दे रही है, वैसी शायद कभी और कहीं न दिखाई दी होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गंगा में तैरती लाशों को देखकर लोग हैरान हैं। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के कुछ इलाकों में जब गंगा में बह कर आई लाशें देखी गई तो वहां का प्रशासन चौकन्ना हुआ। हालांकि उसने तुरंत सफाई दी कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई है, बिहार की नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी इसी तरह तैरती लाशें देखी गई। हालांकि अभी तक इस तरह लाशों के गंगा में बहा दिए जाने की असल वजह का पता नहीं लगाया जा सका है, मगर यह साफ है कि ये सभी कोरोना की वजह से मारे गए लोग थे। हालांकि बिहार प्रशासन ने दावा किया है कि वह उन लाशों को पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करेगा और वह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से तालमेल बिठा रहा है कि उधर से आ रही लाशों का वहीं संस्कार कर दिया जाए, मगर यह प्रक्रिया कितने दिन चलेगी और कब इस समस्या पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा, फिलहाल कहना ठीक कठिन है। पैराचिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उन गरीब लोगों के शव है जिनके परिजनों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं हैं। शमशानों में लकड़ी की किल्लत बड़ी है। शवों को जलाना खासा महंगा काम हो गया है। अंतिम संस्कार में 15 से 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में उन गरीब लोगों के सामने अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना एक बड़ी समस्या बन गया है, जिनके पास इस घड़ी में 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। गंगा चूंकि लोक आस्था की नदी है, इसलिए बहुत सारे लोग शवों को उसके हवाले कर दे रहे हैं। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा खुद प्रशासन की तरफ से तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रशासन खुद शवों को जलाने के बजाय गंगा की कछार में गड्ढे खोदकर उन्हें दफन करते देखा जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह ज्यादा चिंता की बात है। मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार उनकी आस्था और परंपराओं के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। अगर परिजन नहीं कर पा रहे तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करे। पैराचिन उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे अधिक महामारी की चपेट में है। हाल ही वहां संपन्न हुए पंचायत चुनावों के समय इस बात को लेकर खासा हंगामा खड़ा हो गया था कि चुनाव प्रक्रिया की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक वहां चुनाव तैनाती में हुए संक्रमण की वजह से करीब 900 प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के मारे जाने के दावे किए
जा चुके हैं। संक्रमण वहां के गांवों में पैर पसार चुका है, जहां ना तो समुचित इलाज की व्यवस्था है और ना प्रशासन का उनकी तरफ ध्यान है। सबसे चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन शुरू से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और उससे होने वाली मौतों पर पर्दा डालने का प्रयास करता देखा जा रहा है। गंगा में तैरती लाशों को लेकर इसलिए उस पर स्वाभाविक रूप से संदेह की उंगली उठ रही है। प्रशासन को अपनी नाकामियां छिपाने के बजाय समस्या पर काबू पाने के गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। पैराचिन सोमवार को नेपाल की संसद में मौजूदा सरकार ने अपने बचे रहने के लिए एक आखिरी कोशिश जरूर की, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान वहां जो राजनीतिक तस्वीर बनी थी उसमें यह पहले से तय लग रहा था कि क्या होना है। इसका संकेत साफ होने के बावजूद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में विश्वास मत का सामना किया और नतीजे वही सामने आए जिसका अंदाजा शायद उन्हें भी रहा होगा। गौरतलब है कि नेपाल की संसद में कुल 271 सदस्य हैं, जिसमें सरकार बचाने के लिए कम से कम 136 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। रविवार के घटनाक्रम से कुछ देर के लिए जरूर ऐसा लगा था कि सदस्यों से संपर्क अभियान और जोड़ तोड़ के जरिए ओली अपनी सत्ता बचा लेंगे, लेकिन ओली के पक्ष में सिर्फ 93 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि विरोध में 124 ने। 15 सांसद तटस्थ रहे, यानी पिछले कुछ समय से लगातार चल रही इस मशक्कत का अंत हो गया कि नेपाल की मौजूदा सरकार ही अगले चुनाव तक के लिए काम करे। अब मजबूरन ओली को इस्तीफा देना होगा। हालांकि अगली सरकार बनने तक के लिए शायद वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। पैराचिन दरअसल नेपाल में उभरे ताजा राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि पिछले साल दिसंबर में ही तैयार हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ओली ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और संसद को भंग करने का फैसला लिया। उनके फैसले को आनन फानन में राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर डाली। तब सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष ने भी इसे एक तरफा और मनमाना बताया था। इसके अलावा वहां इस मसले पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। सबसे अहम यह है कि संविधान विशेषज्ञों ने भी यह सवाल उठाया था कि नेपाल के संविधान में संसद को भंग करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसकी पुष्टि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुई जिसमें उसने संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने को कहा। यह ओली के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि शुरू में ही संसद भंग करने के उनके फैसले के पीछे एक कारण यह माना गया था कि संसदीय दल, केंद्रीय समिति और पार्टी सचिवालय में
ओली अपना बहुमत खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता की कमान पर उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। पैराचिन्ह इस लिहाज से देखें तो संसद में विश्वास मत में उनकी हार ने एक तरह से उसी समीकरण और आकलन की पुष्टि की है। सवाल यह है कि पिछले करीब 3 साल से कमोबेश सामान्य गति से कामकाज करने के बाद वे कौन से हालात पैदा हुए। स्टॉप।